ऐसा मतलब है, ठीक है। अभी आपके प्रश्न पर आते हैं कि पंच उपादान खंड को कैसे समझना चाहिए। तो मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि पटिच्च समुत्पाद में पंच उपादान खंड कहाँ पे आते हैं। ये एक ही चीज को अलग अलग मतलब नाम रूप में भी आ गया, तो फिर क्यों पंच उपादान खंड नाम रूप नहीं है, ठीक है। सती पठान में भी अलग से बता रहे हैं, सती पठान को क्यों हम पंच उपादान खंड पठान नहीं बोलते हैं। ये सब प्रश्न उठने चाहिए ना। अलग अलग मॉडल क्यों है हमारे सामने कि भाई सती पठान में भी वेदना की बात की है, तो वेदना खंड क्यों नहीं बोलते हैं। कहीं कभी वेदना बोलते हैं, कभी वेदना खंड बोलते हैं। खंड और वेदना में क्या फर्क है ना, सवाल उठना चाहिए। खंड माने अगर हम बोल देते कि कलेक्शन है, तो कौन कौन से वेदनाओं का कलेक्शन। या 3 प्रकार की वेदना है तो 3 तो प्रकार हो गए ना, कलेक्शन कहाँ है उसमें, है ना। डाइवर्सिटी इज नॉट अ कलेक्शन, खंड इज मीन्स कलेक्शन, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आए तब तक बहुत शिद्दत से बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैं अभी जो समझ रहा हूँ वो बता देता हूँ कि मेरे समझ में ऐसा आता है अभी अभी कि द प्रोसेस, देखो बहुत बार लिखा है कि हम खंड खंड के बारे में अत्ता बहुत बहुत, खंड और सक्काय दोनों एक ही चीज है, ठीक है। खंड समुदय सक्काय समुदय दुख समुदय पंच उपादान खंडे संकिते न दुख। ये तो स्टैंडर्ड फर्स्ट सेंटेंस है ना। ये संकेतेन पंचुपादान खंदा दुख। हाँ, तो बाकी कहीं पे नहीं बोलता है। सती पठान को भी दुख बोलना चाहिए ना फिर, है ना। फिर नामरुक भी दुख बोलना चाहिए। सिर्फ पंच उपादान खंड आता है तभी दुख की बात होती है, सिर्फ दुख की बात होती है तब पंच उपादान खंड आते हैं, कुछ और नहीं याद आता। पंच उपादान खंड को ही गलत सलत बोला जा रहा है, बाकी सब ठीक ठाक नॉर्मल नॉर्मल, ऐसा क्यों। तो ये इस तरह से डिटेक्टिवली हमें पढ़ना है ना। तो मैं एक जनरल कंक्लूजन निकाल लेता हूँ, फिर सब जगह अप्लाई करता हूँ। अप्लाई मैक्सिमम अप्लाई होता है तो फिर मैं उसको ट्रूथ मानता हूँ, क्योंकि हमको कोई सिखाने वाला तो है नहीं, है ना। तो अभी मैं बताता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग जो रिसेंटली बिल्डअप हुई है। ये पंच उपादान खंड माने ये पांचों के पांचों ये शरीर के अंदर, है ना। इस शरीर की बात है, मोटे मोटे तौर पे पंच उपादान खंड माने आपका बॉडी, ठीक है। पंच खंड है, उपादान हुआ ये मेरी बॉडी, तो उपादान हो गया, ठीक है। ये शरीर है, ये मेरा शरीर है, तो ये उपादान हो गया। मतलब आपने क्लिंग मतलब पकड़ लिया। उप आदान मतलब नजीक लाना। दान माने देना, आदान माने लेना, उप आदान माने नजीक लाना। जैसे उपविश बोलते हैं ना, बैठने को बोलते हैं उपविश, है ना। वैसे उपादान माने नजदीक लाना, तो नजदीक लाए, किसको लाए, शरीर को, ठीक है। ये सक्काय हो गया, सक्काय समुदय पंच उपादान है तो सक्काय है ना। मेरा है तो उपादान है, और मेरा है तो उपादान खंड है तो दुख है। अल्टीमेटली मैं मेरे के भाव की बात है, ठीक है। अब अब मेरा क्यों होता है, अभी वेदना शरीर तो समझ में आ जाता है, अभी वेदना में समझते हैं, वेदना खंड, ठीक है। क्योंकि शरीर को तो समझ में आसानी से आ जाता है, वेदना खंड को कैसे मैं मेरा हो जाता है, ये समझो। द प्रोसेस, है ना, प्रोसेस को मैं खंड मानने की भी कोशिश कर रहा हूं। देखो वेदना तो मैं, कब मैं वेदना हूं ऐसा आप कभी ऐसा लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता मैं वेदना हूं, नहीं। है ना। मैं शरीर हूं तो थोड़ा ठीक ठाक लग जाता है कभी कभी, ठीक है। जनरली ये भी आप सच में देखा जाओ तो दुनिया का कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलता है कि मैं शरीर हूँ। बोलने में तो सब लोग बोलते हैं मेरा शरीर है ना। ये मैं कहाँ है इसमें। जनरली जब मैं दिखता ही नहीं है तो फिर ये कंफ्यूजन जब जनरली है ही नहीं तो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम नहीं है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले तो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है ना। वेदना तो हमेशा मेरी होती है, इसमें मैं कहाँ हूँ, अत्ता कहाँ है, अत्ता वेर इज अत्ता। जब तक समझ में नहीं आएगा, ऐसा ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया गोयंका जी ने कि अनिच्च अनिच्च करते जाओ, है ना, और एक दिन अत्ता भाव निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी है, जादू थोड़ी होगा। कहीं तो वहां पे ठेस लगनी चाहिए ना जहां पे दर्द हो।
जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो वहीं पे सॉल्यूशन के बारे में हम सोच सकते हैं ना। तो मैं अभी इस तरह से देखता हूँ कि मेरी वेदना है, ठीक है, बट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द वेदना वो मैं हूँ। ये समझ में आसानी से आता है। जैसे कि परसेप्शन को ले लो, परसेप्शन में बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है, बट परसेप्शन कैसे पैदा हुआ? तो तुमको लगेगा कि मैं आई एम द प्रोसेस ऑफ परसीविंग एंड परसेप्शन इज द एंड रिजल्ट, है ना। मैं परसीव कर रहा हूं। देखो हम क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, आई एम परसीविंग। यहाँ पे क्लियरली आपको आई एम दिखता है ना। आसानी से कोई बंदा आई एम को नहीं निकाल सकता। आई एम फीलिंग, आई एम परसीविंग। तो एंड रिजल्ट पे मत फोकस करो, फोकस करो इन द प्रोसेस ऑफ अराइजिंग ऑफ द परसेप्शन। ये जो प्रोसेस अंदर कहीं पे है जिसके थ्रू एंड रिजल्ट आया परसेप्शन, पर ये जो प्रोसेस है ना वो तुम हो। तो उसी को अगर हम खंड मान ले, है ना, कि परसेप्शन मेरा है, बात समझ में आती है, पर परसेप्शन को जनरेट करने वाला मैं हूं। ये बात सब लोग सब लोग चिप सब लोग आसानी से अनुभव कर सकते हैं कि मैं परसीव कर रहा हूं। अभी देखो थॉट आते हैं, है ना, तो मैं सोच रहा हूं, ये भाव तो आपको रहेगा ना। यस। आसानी से रहेगा सबको कि अरे ये मैं सोच रहा था। देखना, जैसे ही पता चलेगा कि मैं थॉट नहीं हूं, आपके थॉट चले जाते हैं। मतलब जब थॉट तब तक ही रहेंगे जब तक थिंकर है। एज लॉन्ग एज देयर इज ए थिंकर देयर इज ए थॉट। ये तो मानते हो ना आप? यस। तो थिंकर होता ही है। हम क्या करते हैं, ये अत्ता भाव कहाँ चिपका? यहाँ पे देखो, थिंकिंग इज ए प्रोसेस, है ना, थिंकिंग इज अ प्रोसेस। यस। एंड थॉट इज ए रिजल्ट। तो हम प्रोसेस को पर्सन बना देते हैं। थिंकिंग जनरेट थॉट, और हम क्या बोलते हैं, आई एम थिंकिंग। तो आई एम कहाँ है? दिखता है क्लियरली, आई एम इज देयर, है ना। तो ये हो गया उपादान। किसको आपने उपादान किया मालूम? प्रोसेस को पर्सन बना दिया। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को आपने थिंकर बना दिया। प्रोसेस ऑफ फीलिंग को आपने फीलर बना दिया। प्रोसेस ऑफ परसीविंग को आपने परसीवर बना दिया, ठीक है। एंड अराइजिंग ऑफ दिस बॉडी को आपने बॉडी मान लिया, मेरी बॉडी मान लिया। बॉडी भी प्रोसेस है। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं अभी पहली बार मैंने कभी भी वेस्टर्न फिलोसॉफी पे वैल्यू ही नहीं दिया था। अभी रिसेंटली किसी ने, ये नाम रूप की डिस्कशन चल रही है, तो उसने बोला वेस्टर्न फिलोसॉफी बहुत पावरफुल है, वो बुद्ध से ही डिराइव हुई है, उसको पढ़ो। तो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पे सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑन्टोलॉजिकल ऑब्जेक्टिविटी, फिर फिनोमिनोलॉजी, ये सबका अर्थ में समझ रहा था। इसको बहुत लाइटली ले रहा था, पर ये बहुत पावरफुल है वेस्टर्न फिलोसॉफी। बुद्ध को समझने के लिए वो काम आती है। अच्छा। तो फिनोमिनोलॉजी माने घटना, घटना के तौर पे देखना। ऑन्टोलॉजी माने एग्जिस्टेंस के तौर पे देखना। वही बुद्ध बोलते हैं, वही है, बुद्ध का ही एक सब वर्डिंग है, पर अच्छी तरह से समझाता है कार्ल जूंग वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंटिटी नाम की कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज प्रोसेस। ये फंडामेंटल बुद्ध कहना चाहते हैं। खंड का मतलब प्रोसेस ऐसे लेते हैं ना, तो सब कुछ क्लियर होता है। ओके। पंचखंड माने 5 प्रोसेस अलग अलग है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। आप समझो, वेदना नहीं जानती कि शरीर क्या है, वेदना नहीं जानती कि परसेप्शन क्या है। ये पांचों के पांच एक दूसरे से टूटे हुए अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग 5 प्रोसेस है जो इकट्ठा हो जाती है, और उस प्रोसेस के साथ
एक जुड़ाव पैदा होता है, एक मिसकंसेप्शन पैदा होता है। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड एज पर्सन। समझ में आया? ये समझ गए। आप ये बता रहे हो जो जितने भी खंड है वो प्रोसेस है, उसको हमने व्यक्ति बना दिया है। हाँ, हम्म, तो पंच उपादान, उसका उपादान कर दिया, नजदीक ला दिया, अत्ता बन गए वहां पे। तो खंड तो है, अभी भी खंड है, अरहंत में भी खंड होंगे पांचों के पांचों, वो उदय वही तो होगा ही, पर उपादान कहीं नहीं होगा, क्योंकि अरहंत का शरीर है। अरहंत को भी पांचों के पांच फीलिंग भी है, परसेप्शन भी है, सब कुछ है ना। बुद्ध ने एक जगह पे क्लियरली बोला है इसमें, निवेदिका सत्य में, कि बाहर की सारी सुंदर चीजें प्रॉब्लम नहीं है। वासना, कामना या काम कहाँ है? तो काम इज इन द राग, संकप रागो इज द काम, ऐसा क्लियरली बोला है बुद्ध ने। मतलब बाहर की ब्यूटीफुल चीज में काम नहीं है। कहने का मतलब है, आपके सामने एक सुंदर लड़की आ जाए, अरे मैं तो कहता हूँ माँ सरस्वती आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो कितनी सुंदर होगी वो, होगी ना। ये तो सुंदरता में कुछ बुरी बात थोड़ी है ना। वो प्रॉब्लम, उसको हमने क्यों प्रॉब्लम बना के रखा है? ऐसा बुद्ध भी बोलते हैं, अगर कोई सुंदर स्त्री आती है तो वो सुंदर है, उस वो ऐसा बोलने में क्या पाप है बताओ? कोई पाप नहीं है ना। तो हम क्यों उसको फोर एलिमेंट करें? ये क्यों उसको फिर हम प्रतिकूल मन स्वीकार करें कि ये तो गू है, ये तो मुत्तर है? ये तो उन लोगों के लिए है जो एकदम पतित है, जिनको कुछ नहीं दिखता वासना के अलावा, इसके लिए प्रैक्टिस है। अगर तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन तुम्हारे बहुत सुंदर कपड़ों पहन के, बहुत सज धज के तुम्हारे सामने आती है, तो वहां पे क्यों आप बोलोगे कि ये घुमुत्तर का शरीर है? बताओ। सुंदर है ना, आपकी बेटी है, मान लो आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी है, ठीक है, और वो बहुत सुंदर कपड़े पहन के सज धज के आपके सामने आ रही है ना। तो इतनी मेहनत का आप क्यों अपमान करोगे? सुंदर है ना, तो सुंदर कहने में क्या तकलीफ है बताओ? तो ऑब्जेक्टिव नहीं होना है, सब्जेक्टिव है ये सब। अब ये तुम्हारा शरीर जो है, ये शरीर और पांच उपादान, पांच खंड है ये शरीर, एक एक रूप खंड है, ठीक है, जिसमें शरीर पैदा होता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा शरीर की बात नहीं है। अभी देखो, रूप खंड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। उस दिन बोला था ना, आहार समुदाय रूप समुदाय, ठीक है। तो चक्षु, ये विलास जी बार बार बोलते हैं ना कि शरीर की संवेदनाओं को देखने में सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय की बात हो रही है, बाकी इंद्रिय की तो बात नहीं करते गोयंका जी, है ना। तो तो भगवान बुद्ध भी यही बोलते हैं, चक्षुन चपटी च रूपे च, ये उस लाइन में SN20 को देखो, तो रूप, जहाँ रूप की बात होती है ना, उसके पहले चक्षु की बात होती है। SN20 का सीक्वेंस मैंने पढ़ा था, मेरे मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? बुद्ध पहले चक्षु की बात करते हैं, फिर रूप की बात करते हैं, फिर विज्ञान की, छह विज्ञान की बात करती है, ठीक है, फिर छह प्रकार की तन्हा की बात करते हैं, फिर छह प्रकार की हाँ, उस तन्हा के बाद बोलते हैं आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, है ना। और उसके साथ साथ बोलते हैं पंच उपादान खंड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस, ठीक है। पहले चक्षु, फिर रूप, फिर विज्ञान, ये नॉर्मल सीक्वेंस है ना, चक्षुंच पट्टिच रूपे च उपपद्यते चक्षु विज्ञान, ठीक है। फिर विज्ञान के बाद आता है फस, फस के बाद आता है तन्हा, तन्हा के बाद आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। क्यों है बताओ? मतलब प्रॉब्लम है ना कहीं पे, ये प्रोसेस से पैदा होने वाली चीज है। ये रूप इज, द रूप इज अ प्रोसेस विच क्रिएट्स द बॉडी। ऐसा नहीं है कि बॉडी है। जो चार एलिमेंट की बात की है ना, वो ये आपका पूरा शरीर की बात नहीं है। ये जो रूप खंड है ना, इसका मतलब नहीं कि पूरा शरीर जो प्रथम से था,
उसके बाद आपने कुछ देखा, फंडामेंटल तो रूप था ना, ऐसा लगता है ना। एक तो रूप मतलब तुम्हारा शरीर है, ठीक है, उसके बाद तो तुम चक्षु होते हो, तो पहले धातु आना चाहिए फिर चक्षु आना चाहिए ना, है ना। एक तो विलास जी तो ऑब्जेक्ट के ही, ऑब्जेक्ट को ही रूप बोलते हैं। रूप का मतलब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो जनरली चक्षुंच पट्टिच रूपे च बोल देते हैं, तो आलम्बन के लिए बोलना पड़ता है इसलिए बोलते हैं। पर जनरली जब रूप शब्द की बात आती है ना, तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, सब्जेक्ट होता है वो, मतलब ये शरीर, ठीक है। और उसमें भी पूरा शरीर, पंच उपादान खंड की बात आती है ना, तो रूप का मतलब पैदा हुआ है। जैसे आपको गुस्सा आता है तो आपने बोला था ना पूरे शरीर में इचिंग इचिंग सा हुआ था, वो रूप पैदा हुआ है। आहार समुदाय रूप समुदाय, माने ऐसा नहीं है ना कि हम जो खाते हैं इसलिए पूरा शरीर बनता है, वैसी बात नहीं है वो। आपने बाहर से कोई आलम्बन लिया, आपके बेटे का फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको उसके साथ झगड़ा हुआ, वो झगड़े के कारण आपके अंदर गुस्सा पैदा हुआ, उस गुस्से के कारण आपके शरीर में इचिंग की संवेदना पैदा हुई, ऐसा नहीं है। ये साइकोसोमेटिक होता है, दोनों सोमेटोसाइकिक एंड साइकोसोमेटिक, है ना। यस यस यस। तो जो मन में होगा वही शरीर में होगा, जो शरीर में होगा वो मन में होगा, माने जो इचिंग की संवेदना है ना, उसके कारण आपके पूरे शरीर में एक एसिड पैदा हुआ है ना। कुछ एसिडिटिक एसिडिटिक चीज पैदा हुई है आपके शरीर में जिसके कारण आपको इचिंग आ रहा है, वो रूप की बात है, वो रूपखंड है। जो आपके अंदर संवेदनाएं होती है ना, वो रूपखंड है। और वो संवेदनाएं, ये आपको किसी ने टच किया इसलिए थोड़ी हुई, आपने एक सुंदर स्त्री को देखा, ठीक है, और आपके अंदर वासना जगी और शरीर में चारों तरफ पुलक पुलक रोमांच होने लगा, सेंसेशन आने लगे ना, अच्छे अच्छे गुड 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 मजा आने लगा, ये सब ये रूप है। ये धातु रूप नहीं है आपके हिसाब से? हाँ धातु ही है पर पूरा शरीर नहीं, जो जो फील होता है ना, बिकॉज अभी देखो चक्षु से हुआ है ना, ये तो चक्षु से हुआ ना। आपने सुंदर स्त्री को देखा, ठीक है, इसलिए अंदर संवेदना पैदा हुई, तो चक्षु के कारण रूप पैदा हुआ। ये आपने कहीं मतलब इसको वैलिडेट किया है सूत्रों हाँ के? बहुत जगह वैलिडेट किया है। SN20 को देख लेना, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरीका है बताने का, ठीक है, कि भगवान बुद्ध में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, और ये में SN20 SN18 में यही सीक्वेंस है ना। पहले चक्कू आता है फिर रूप आता है, वही सीक्वेंस है। फिर धातु क्यों आती है ना, ये एक कारण है। और ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से मैं पंच उपादान खंड को समझा सकता हूँ कि पंच उपादान खंड माने पंच खंड का उपादान करना, और पंच खंड माने प्रोसेस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैं वैलिडेट नहीं करवा पाऊंगा, आगे जाके करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है। सभी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ तो, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है तो प्रमेय होता है ना, उसमें अज्यूम करना पड़ता है, फिर वैलिडेशन होता है। तो मैं अभी वैलिडेशन स्टेज में कि पंचखंड है ना, और पंच उपादान खंड। पंचखंड ऐसे खंडों को तोड़ देना, ऐसे विलास जी बोलते हैं, ऐसा कोई तोड़ना बोड़ना नहीं होता है, खंड कभी नहीं तोड़े जाते, खंड तो मरने के बाद भी टूटते हैं, है ना। अरहंत को अरहंत को पूछो, अरहंत को आप फूल दो, अच्छा लग रहा है तो वो बोलेगा सुंदर पुष्प है ये, तो बोलेगा, अरहंत बोलेगा सुंदर है। कोई स्त्री, कोई खाना अच्छा होगा तो बोलेगा अच्छा अच्छा खाना है बनाया आपने, बोलेगा अरहंत। तो क्या अरहंत हो गया तो उसको फीलिंग बंद हो जाएगी क्या? वो सुंदर को सुंदर नहीं कहेगा क्या? लेकिन अंतर इतना रहेगा उसमें कि वो फीलिंग में घुल मिल जाएगा नहीं, वो उपादान नहीं होगा। हाँ, वो कोई असर नहीं करेगा उसको। नहीं करेगा, उसमें ना तो रूप हो, रूप के साथ जुड़ाव होगा, कुछ नहीं होगा, उसके शरीर में कोई सेंसेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट। यस। उपादान नहीं होगा, कुछ समुदाय नहीं होगा, समुदाय नहीं होगा।
खाने का लीजिए हाँ। कि बहुत ही बढ़िया खाना खा लिया, किसी ने भिक्षा पात्र में डाल दिया, खा लिया उसने, ये कामना नहीं करेगा कि भाई इस प्रकार का खाना मुझे मिलना चाहिए बाद में हर दिन। हाँ। वो तो क्या है, ठीक है, लेकिन वो अंदर से कुछ उसी को कुछ होगा ही नहीं वो। हाँ, कुछ भी चिपकाव नहीं होगा। आप उस दिन बोले थे ना कि ये याद आया, मैंने पूछा था आपको कि याद भी आपको क्यों आता है। मैं अगर पूछूं सुबह क्या खाया था तो आपको याद करना पड़ता है ना। याद आता नहीं है ऐसे ध्यान में बैठ गए, अरे आज तो, अगर मान लो आज आपने आइसक्रीम खाया होगा ना तो ध्यान में बैठने पे याद आएगा। ऐसे नॉर्मल चीजें क्यों नहीं याद आती है? क्योंकि प्रतीक हुआ है, प्रतिघात हुआ है, उपादान हुआ है उसका, आपने पकड़ा है, तभी तो याद आता है, वरना क्यों कोई चीज याद? आपका नाम आपको अचानक ध्यान में थोड़ी आता है ना। आप, मैं पूछता हूँ आप, उसी के साथ अंदर से आपको लगाव हुआ है। हाँ, अगर मैं आपको पूछूं आपका नाम क्या है, आपको ना तो याद करना पड़ता है, ना भूलना होता है। आप फट से बोलते हैं मेरा नाम भीम रेड्डी है, ठीक है, ठीक है। पर कभी ऐसा हुआ है कि आप ध्यान में बैठे और अचानक से ऐसे पॉपअप हुआ, भीम, यार मेरा नाम क्या है, अरे मेरा नाम क्या है ये भी छोड़ो, ऐसा पॉपअप हुआ कि मेरा नाम भीम रेड्डी है? ऐसा पॉप कभी नहीं होता। नहीं क्यों? होता। क्योंकि वो प्लेन मेमोरी है, इमोशनल मेमोरी नहीं है। कोई चीज क्यों पॉपअप होती है? आज सुबह मैंने ये खाया था, सपोज उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था नमक कम है, ठीक है, आप, नमक कम था तो आप तो बड़े अच्छे संत महात्मा थे, तो आपने कुछ बोला नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं आया, अपने मन में देखा, नमक कम होने के कारण आपको कोई कोई व्यापाद नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान में बैठे और अचानक से याद आया नमक कम था, तब भी आपकी माइंडफुलनेस थी और आपने देखा कि व्यापाद नहीं है। पर और मूल में जाओ तो प्रतिघात तो है ही, नहीं तो याद भी क्यों आता? रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां। हाँ, लेकिन वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, पेनिट्रेशन और उसका मतलब उपादान नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, उस वक्त उपादान हो ही गया था इसलिए आपको याद आया। अच्छा। आपने जब बिना नमक का खाना खाया, ठीक है, तो ये बिना नमक का है, ऐसा रजिस्ट्रेशन किया आपने, उपादान किया, अच्छा, ओके, हाँ। इसीलिए अभी याद आया। अभी आपने उपादान मतलब पकड़ लिया ना, उसको नजदीक ले लिया आपने, जो आपके नजदीक होता है वही तो आपको ध्यान में दिखेगा। बराबर, हाँ। तो यह है उपादान। हम वैसे ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं, पर उपादान मतलब अनुभवकर्ता का ग्रहण। तो उपादान खंड भी वही है, 5 खंड है, और पांचों के पांचों प्रोसेस है, पांचों के पांचों अलग प्रोसेस है। जैसे मैंने रूप की प्रोसेस अभी बताई ना, इचिंग जो सेंसेशन है वो प्रोसेस ऑफ रूप है ना, बॉडी में। वरना वरना गुस्सा आता है तो क्यों पूरे शरीर में इचिंग सेंसेशन आता है? क्या लेना देना है? कुछ तो होना चाहिए ना, त्रिपिटक में उसका कुछ तो जिक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइकोसोमेटिक शब्द साइंटिस्ट, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ढूंढा और बुद्ध को नहीं पता था, है ना। सारी की सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है 90%। कोरोना क्या था? मोस्ट ऑफ द पीपल को कोरोना साइकोसोमेटिकली हुआ था, डर के मारे कोरोना हो गया था, है ना। प्लेस, लोग मरे भी डर के मारे काफी। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि उनको ऐसा हेलोसिनेशन हो रहा था कि मुझे कोरोना हो गया। वो जब डॉक्टर को दिखाते थे तो सच में उनको कोरोना था, पर वो साइकोसोमेटिकली पैदा किया था। सच में फिजिकली एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है जो मन में पैदा होता है, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और वही रूप है। उसको रूप खंड समझना है। अभी को हड्डी में जाने की क्या जरूरत है? वो जो हार्मोन्स आपके शरीर में पैदा होते हैं ना, डोपामाइन से लेके ये जितने भी, डोपामाइन, हाँ, कॉर्टिसोल, ये जो है, यही ये रूप है, ये रूप है आपके हिसाब से। यही रूप है बस। क्योंकि ये ना, ये जुड़ा है, अनुभव के जुड़े है ना ये, ठीक है। और वेदना, मतलब ये
ये भी, ये रूप जो है दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। हाँ, यही आप ड्राइव करना चाहते हो ना? यही मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, और वो भी सती पठान तो नहीं है, सती पठान तो पूरा शरीर है, और पूरा शरीर रूपखंड नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि पटिच्च समुत्पाद में जहां उपादान है ना, उस लिंग के साथ खंड को जोड़ना चाहता हूं मैं, क्योंकि पंच उपादान खंड बोला है, तो ऑब्वियसली तन्हा पच्चया पंचखंड होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं दिया फिर बुद्ध ने? बुद्ध ने दिया है ना, पर हम लोग उसको इंटरप्रेट गलत करते हैं ना, इसलिए। अच्छा। मैं ऐसे ही अपनी ऐसे नहीं डालना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों को पढ़ पढ़ के ये कंपाइल कर रहा हूँ ओके। सिंपल लैंग्वेज में उसको। आप वेदना जो है गोयनका जी जो बताते हैं, ठीक है, आप तो गोयनका जी का ही ध्यान करते हो, ठीक है ना? तो आप वेदना का इस्तेमाल ध्यान में किस प्रकार से कर रहे हो, और किस चीज को आप वेदना मानते हो सही बात में? ये सही सवाल पूछा। हाँ, तो वेदना जो है आप किसको समझ रहे हो, और देखो उसी से आप में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, लाभ क्या हो रहे हैं उससे? देखो वेदना के कंसेप्ट में मैं गोयनका जी से टोटली एग्री नहीं हूँ, ठीक है, पर इनडायरेक्टली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि गोयनका सही है। वेदना शरीर पे हो रही है, गोयनका इसको ही वेदना मानते हैं, ठीक है, मैं एग्री नहीं करता, ठीक है। जो जैसे आपको वेदना इधर तो जो है, वेदना तो इधर ये, चेतसिक है। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब, अच्छा ठीक है, हाँ। है ना, बुद्ध की भाषा में वेदना चेतसिक ही है, ठीक है। हाँ वही है, वो जो हाँ, मैंने भी देखा है, ये जो है शरीर की वेदना, ठीक है, उसका जिक्र हुआ है। नहीं नहीं नहीं, पर मैं आता हूँ, वो भी सही क्यों है मैं बताता हूँ। गोयनका भी सही गलत नहीं है, पर इन दोनों को मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि देखो ये विलास में नाम भूल गया, विलास जी भी गोयनका जो अपोज कर रहे हैं ना कि विलास जी टोटल गलत है, वो भी गलत है। गोयनका जी भी पार्शियली सही है। मैं अभी जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना। ये जो आश्रव समझ लो, पहले आश्रव क्या होता है, ठीक है। आपने किसी बंदे को देखा और गुस्सा आया, ठीक है, हाँ। तो पूरे शरीर में संवेदना दिख रही है। अब ये तो गलत नहीं है ना, सच तो है ही। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म स्तरों पे ये सब नहीं दिखता है, ठीक है, पर ग्रॉस लेवल पे तो ये मतलब आपको गुस्सा आता है, तो आपने उस दिन बोला था ना कि इचिंग सेंसेशन आपको मिले, ये है ना। अब वो कैसे आते हैं वो समझ लो, साइकोसोमेटिक सिस्टम को समझ लो तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आश्रव है, ठीक है, इसको आश्रव बोलेंगे। तो शुरू शुरू में उस बंदे को देख के जब आपको गुस्सा नहीं आता था, ठीक है, अब उसको देख के, जैसे आपका अभी बेटे का एग्जांपल नहीं लेते, आपका सहयोगी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, सहयोगी, तो ये उसके किसी न किसी बर्ताव से आपको गुस्सा आता है, उसको ले लेते हैं इस बात को। तो हाँ। शुरू शुरू में जब गुस्सा नहीं आता था, तो शुरुआत में जब वो पानी का ग्लास गिराता था तो आपको पतिग्ग होता था, स्ट्राइकिंग होता था, ठीक है। ये शुरुआत में जब स्ट्राइकिंग होता था तो आपने उस पे ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो वो जो अनुभव है ना वो आश्रव बन गया। हाँ। अभी आपके शरीर में वो टिक गया, नाम वो उसका पंच उपादान खंड बना, और उसका जो रूप था ये वो। अब एक दूसरी भाषा में अगर कहूँ तो लेटेंट टेंडेंसी बन गया है, हाँ, मतलब वो कैसे बनी, क्लेश के वो कैसे बनी, अनुशय अनुशय क्लेश के रूप में वो है अंदर। वो है, पर उसमें भी रूप एलिमेंट है, समझो आप। हाँ। पहली बार आपके सहयोगी ने पानी का ग्लास गिराया, ठीक है, और उस समय आप माइंडफुल नहीं थे, तो वो जो 5 एग्रीगेट बने, ठीक है, उसमें से वो रूप कंद है ना, वो आपके बॉडी में अभी भी जिंदा रहेगा। अब यस। वो जिंदा रहेगा और वो फर्मेंट होगा। जैसे दारू होता है ना, तो शुरुआत में द्राक्ष का रस कितना द्राक्ष के रस को हम दारू, ये आश्रव शब्द दारू से बना है। आश्रव का मतलब दारू होता है, टॉक्सिन जिसको बोलते हैं ना। ओके। हाँ। हाँ, तो संस्कृत में दारू को ही अ, सोम रस जो है ना वो आश्रव है। हाँ। दारू बनाने की प्रक्रिया को ही आश्रव बोलते हैं।
फर्मेंटेशन। तो द्राक्ष के रस को हम फर्मेंट करते हैं, तब मतलब कहीं पे बॉटल में बंद करके रख लेते हैं, फर्मेंट करते हैं, तो 10-20 दिन के बाद वो दारू बनता है। यस। इसी को आश्रव कहते हैं। तो फर्मेंट, अभी देखो पहली बार आपके सहयोगी ने पानी की बोतल गिराई और आपने उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, तो वो आपके अंदर 5 एग्रीगेट अभी स्टेबल हो गया, मतलब आपके शरीर में ही है फिजिकली, वो खंड अभी फर्मेंट हो रहा है। हाँ। ठीक है, वो 5 एग्रीगेट पूरे के पूरा फिजिकली आपके बॉडी में है, अब वो फर्मेंट हो रहा है। जैसे कि आसान भाषा में मैं बताऊंगा कि HIV का मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया आज, हाँ, तो मैनिफेस्ट होने के लिए 4-5 साल लगते हैं। एग्जैक्टली, वो मल्टीप्लाई होता रहता है अंदर। हाँ, अंदर वैसे तो लगता है कि मैं 100% स्वस्थ हूं, ऐसे लग हाँ, रहा है, हाँ, लेकिन एक्चुअली वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है। हाँ, ठीक है, वो ठीक है। एक ना एक दिन उसी को क्या होने वाला है, धक्का बैठने वाला है वो। हाँ, और वो इतना सूक्ष्म है कि जब पहली बार आपके सहयोगी ने पानी की बोतल गिराई ना, तो आपको समझ में ही नहीं आया, आपको यही लगा कि सब नॉर्मल है, मुझे कुछ गुस्सा नहीं आया, वो उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। यस। और वो अब फर्मेंट होते 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 हर बार वो पानी की बोतल गिराएगा, हर बार वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, और वो जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा तभी आपको लगेगा कि अभी मुझे गुस्सा आया। ये कैसा है, घड़े में एक एक बूंद डाल ही रहे हो आप। हाँ, यस। तो अब ये आश्रव बनने की प्रक्रिया है ना, वो यस। इसलिए क्योंकि आप निमित्त को ग्रहण कर रहे हैं, यू आर ग्रास्पिंग द निमित्त, सेंस रिस्ट्रेन नहीं किया। ठीक है, तो अब ये फर्मेंट हो रहा है, अब ये जो फर्मेंट हो रहा है वो आपकी बॉडी में है, और इसी की संवेदना है। अभी देखो पहली बार पानी की बोतल गिराई, ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपके शरीर में, दूसरी बार गिराई कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार गिराई कुछ नहीं हुआ, चौथी बार गिराई, 10वीं बार गिराई, तब आपके शरीर में इचिंग सेंसेशन दिखने लगेगा आपको। हाँ, वो पूरा मतलब भर गया था पूरा, अभी जगह ही नहीं है उधर। हाँ, वो जो 10 बार गिराई ना, वो 10 फर्मेंट होके आपके शरीर में अभी 10वीं बार मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 ऐसा करके दिख रहे हैं शरीर में, सब जगह इचिंग इचिंग लगेगा। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि 10वीं बार गुस्सा आया, वो पहली बार का फर्मेंटेशन, दूसरी बार का फर्मेंटेशन, तीसरी बार का फर्मेंटेशन, ये सब फर्मेंटेड फीलिंग्स अभी अंदर अनअटेंडेड अभी अंदर आपके शरीर में फिजिकली मौजूद है, ये आपको संवेदना के रूप में प्रकट हो रही है। यस, ये समझ गया मुझे, ये ओवरफ्लो चालू होना चालू हो जाता है जब हाँ, वो। हाँ, तो इस हिसाब से गोयनका सही हो गए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन कैसा है ये देखिए, इसी में भी ठीक है, ये तो अपने पर प्रूफ। पर ये वेदना नहीं है, मैं मानता हूं ये वेदना नहीं है, संवेदना है। वेदना वेदना जो तो चक्षुंच पट्टिच रूपे जो उपजति चक्षु विज्ञानम तीनम संगति फस्स पचय वेदना, वो वेदना ये नहीं है। हाँ, ये जो है, तो वेदना जो है टोटली मतलब मेंटल फैक्टर बताया गया है। टोटली मेंटली है, हाँ, टोटली मेंटली है, पर तो वहां पे काम नहीं कर सकते, इसलिए गोयनका ने इसके फिजिकल मतलब ग्रॉसर फॉर्म को वेदना लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद वो जानते भी होंगे, हम्म। लेकिन उनको लगा होगा कि ये तो जो है ले पर्सन को सिखा रहे हैं वो, हाँ, हाँ, तो ठीक है यही से काम बना लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो इनके प्रॉब्लम तो इसी संवेदना वाली डेफिनेशन से ही सॉल्व होंगे ना, हाँ। है ना। वेदना वाली डेफिनेशन पे आने तक तो वो बंदा इतना खुल चुका होगा कि उसको वो वेदना भी फिजिकली महसूस होगी, क्योंकि नाम रूप तो जुड़े हुए हैं ना, हाँ। है ना। वो जैसे ही उसको वेदना आएगी पहली बार भी, तब भी वो समझ जाएगा, वो फिजिकली उसको पकड़ लेगा कहीं ना कहीं न्यूट्रल सेंसेशन के रूप में। हाँ, वो है। हाँ, तो वैसे वैसे विलास सही है, पर विलास ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब गोयनका सिर्फ और सिर्फ काया संपस्सज वेदना की बात कहते हैं, तो वो गलत है। चाहे पांचों के पांचों इंद्रिया से भी जब जो भी कुछ आता है उसका आश्रव शरीर में ही होता है। ठीक है, चक्षु संपस्स वेदना होने के बावजूद भी आश्रव तो काया संपस्स वेदना में ही होगा। दैट इज साइकोसोमेटिक थियरी।